नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। नववर्ष पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। वैसे तो सनातन धर्म में, भारत में नववर्ष की पहली मान्यता चैत्र शुक्ला से ही है, लेकिन एक चलन चल पड़ा है कि भाई 1 जनवरी से नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और नववर्ष के साथ ही एक तरह से भविष्यवाणियों की बाढ़ आ जाती है। हम लगातार आपके समक्ष एक कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार हमने ये सोचा है कि कुछ ऐसा दर्शकों को बताया जाए जो अन्य कहीं नहीं बताया जा रहा हो। हमारे सामने अब की बार का पंचांग देख के, कैलेंडर देख के 3 प्रश्न पैदा होते हैं। पहला प्रश्न ये है कि इस वर्ष एक तो षटग्रही योग बनेगा, सेकंड इस साल 2 ग्रहण होने वाले हैं, और तीसरा कि नववर्ष से चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से जब नववर्ष का शुरुआत होगा तो हमारी आगे की भविष्य का क्या रहेगा, क्या पिक्चर रहेगी। इन सारी बातों को लेकर मैं 25 साल से ज्योतिष मंथन का संपादन कर रहे श्री सतीश शर्मा जी के पास आया हूँ। सतीश शर्मा जी नामी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, और देश विदेश में इन्होंने कई वास्तु रचनाओं को अपनी राय दी है। उनका जिसको कहते हैं कि करेक्शन करवाए हैं, और जो हजार लाखों में जो टर्नओवर था वो करोड़ों अरबों तक भी पहुंचाया है। तो मैं सतीश शर्मा जी से इन तीनों सवालों को लेकर चाहता हूं कि वो इस बारे में कुछ बताएं। नमस्कार राजेश जी, अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। और एक छोटे से संशोधन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि वर्ष में ही नहीं, केवल मार्च 2025 में ही 2 ग्रहण पड़ेंगे लगातार। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में पड़ जाते हैं। अब उसमें अगर तिथि क्षय हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। महाभारत में 13 दिन का पक्ष हो गया, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आजू बाजू में आ गए एक दूसरे के बाद। तो इतनी बड़ी घटनाएं हैं। तो एक और बात है, इसी मार्च में संवत बदलते बदलते कई ग्रह इकट्ठे हो गए। हम तब बचपन में थे, 1962 में अष्टग्रह योग हुआ। हिंदुस्तान के घर घर में पूजन भजन कीर्तन हुए, कोई बड़ा अनिष्ट नहीं हो जाए, प्रलय नहीं आ जाए, ये उड़ी हुई थी कि प्रलय नहीं आ जाए। तो ग्रह स्थिति कोई विशेष अलग नहीं है। अभी भी घटनाएं तो आएंगी, प्रलय वलय की तो छोड़िए, प्रलय ऐसे नहीं आएगी। कलयुग भी 4,32,000 वर्ष का है, चलेगा अभी तो। पर ये जब ग्रह इकट्ठे होते हैं और जब इनकी गतियों में परिवर्तन आता है तो संसार में घटनाएं घटती हैं और परिदृश्य बदलते हैं, और निजी जीवन से भी अधिक समूह का जो जीवन है, राष्ट्र का जो जीवन है, उस पर प्रभाव अधिक आते हैं इन ग्रहों के। मैं कैटेगरीली आपको पहले ग्रहण की बात बताता हूँ। 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण खंडग्रास है। यद्यपि भारत में नहीं दिखेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव उत्तरी अक्षांशों में अधिक होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव उत्तरी अक्षांशों के यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा ये ग्रहण। तो सूतकों तक तो अपने यहाँ नहीं लगते हैं। दृश्यमान जहाँ ग्रह होता है वहीं सूतक लगता है, उसकी मान्यता होती है। परंतु ग्रहण निष्फल नहीं जाते। आज संसार एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गया है। एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित करती है, और इसलिए चाहे यूरोप में हो ग्रहण दिखे, चाहे चंद्र ग्रहण अमेरिका में दिखे, चाहे सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में दिखे, किसी भी देश में कोई भी बड़ी घटना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव आएगा। इसलिए पुरानी जो पंचांग गणना पद्धतियों में जो भविष्यवाणी आती थी, हम उनसे आगे बढ़ के सारे संसार को एक घर मानते हुए उसकी भविष्यवाणियों का आकलन करते हैं।
तो पहले तो मैं ग्रहणों का प्रभाव बताऊं। वराहमिहिर कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है। वराहमिहिर ने जो 5 अंश के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनमें बृहद संहिता एक बड़ा मान्य ग्रंथ है। वो जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, विक्रम संवत उनके नाम से। और वराहमिहिर बड़े श्रेष्ठ गणितज्ञ थे और ज्योतिष की जो धारणा है एक गणितज्ञ साइंटिस्ट दे तो बात साधारण नहीं है। मेदिनी ज्योतिष का ये कहना है कि जिस राशि पर और जिस नक्षत्र पर ग्रहण पड़े उस क्षेत्र में घटनाएं आती हैं, अच्छी या बुरी जो भी। चैत्र कृष्ण अमावस्या को पड़ने वाले ये जो ग्रहण है, तुरंत बाद लगभग उसी शाम को षडग्रही योग, मतलब ग्रहण पड़ा उधर शाम को 29 मार्च को 9:45 के आसपास शनि भी प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा पहले ही प्रवेश कर गए मीन राशि में, तो मीन राशि अत्यधिक प्रभावशाली होगी। उधर उत्तराभाद्र नक्षत्र और दूसरे दिन रेवती नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र प्रभावित हो गए। मीन राशि स्वयं उत्तर दिशाओं की ओर संकेत कर रही है। ट्रंप आ जाएंगे तो वो भी कम भूकंप नहीं ला रहे हैं। आप मानते हैं ना, आप बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, ट्रंप का आना किसी भूकंप से कम थोड़ी, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। ये बात अधिक है कि भारत के अनुकूल पड़ सकते हैं, पर कई मामलों में नहीं पड़ेंगे, उनका विश्लेषण मैं करूंगा। आपके 3 प्रश्न थे, ग्रहण, षडग्रही योग और नया वर्ष विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। देखिए, हम तो ज्योतिषी हैं, हम तो 1 जनवरी को इतनी मान्यता नहीं देते जितनी विक्रम संवत के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाले दिन को करते हैं। इसका आधार चित्राक्षी अयनांश है, चित्रा पक्षी अयनांश है, क्योंकि चित्रा में जब चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर होते हैं और उस समय जब कन्या से तुला राशि और जब चंद्रमा गमन करते हैं तो उनके ठीक सामने सूर्य होते हैं और वो मीन से मेष राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब सूर्य को तो देख नहीं सकते, चंद्रमा को देख सकते हैं, इसलिए सूर्य कब मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये चित्रा पक्षी अयनांश की गणना से तय करते हैं। इसलिए वर्षारंभ भी इसी से मान लेते हैं। इसलिए चैत्र मास, जिस मास की पूर्णिमा होती है, जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है, उसी के नाम से मास का नाम रख दिया है। चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ, श्रवण नक्षत्र से श्रवण, सावन का महीना, ऐसे 12 महीनों के नाम शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उससे रखे गए हैं। खैर, अपन मूल विषय पर आवे। लगातार जब 2 ग्रहण पड़े कुछ ना कुछ होता है, और इतने ग्रह जब एक साथ आवें और इक्वेटर के आसपास आवें, विषुवत रेखा के आसपास, आजकल अयन चलन के कारण मेष की बजाय मीन में ही विषुवत रेखा को पार करने के सूर्य की कथा है। सूर्य ने अपना कक्षापथ अलग बना लिया है। 50-1/3 विकला प्रति वर्ष कोण में परिवर्तन होता है। तो यूं मूल कक्षापथ से सूर्यदेव यूं कोण लेके अब 24 डिग्री के आसपास हो गए हैं, और वही सूर्य का कक्षापथ है, और उसी संवर्षारंभ की गणना भारतीय पद्धतियों में करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सीस्मिक बेल्ट तो नॉर्थ जोन में, उत्तरी अक्षांशों में है, और ग्रहण कर भूकंप का संबंध एक दूसरे से। भूकंप के कारण ग्रहण के कारण भूकंप आते हैं। जो खतरनाक सीस्मिक जोन है वो उत्तरी अक्षांशों में है, और शिवालिक हिल्स हैं, हिमालय है, उसके आसपास है, जो नेपाल है, अफगानिस्तान, ये बेल्ट यूँ चली जाती है। पाकिस्तान भी प्रभावित होता है। अपनी दिल्ली भी बची नहीं हुई, और हम जयपुर में बैठ के कर रहे हैं कार्यक्रम।
जयपुर भी सीरीज जोन में तो नहीं पर है, और हिमालय की तराई का क्षेत्र है इस तरह से स्वीकृत। गणना ये है कि विषुवत रेखा पर तो ग्रहण भी हो रहा है और षडग्रही योग भी पड़ रहा है। अब षडग्रही योग के बाद पंचग्रही योग रहेगा, उसके बाद भी कई ग्रह तो यहीं टिके रहेंगे। राहु जाके बृहस्पति 1 मई को राशि बदलेंगे, और राहु मई और में। बृहस्पति अतिचार होगा 14 मई को, राहु जाकर 18 मई के आसपास बदलेंगे। सारे ग्रह बदलेंगे, बड़े ग्रहों के अलावा मंगल टिके रहेंगे अभी कुछ दिन तक। उनका कर्क में निवास करीब करीब 180 दिन का है। नीच राशि में मंगल है, उनका भी वक्रत्व कम नहीं है। और जिस दिन आप षडग्रही योग बता रहे हो उस दिन बुध और शुक्र दोनों वक्री हैं। ये वक्र ग्रह बहुत उत्पात मचाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं लोगों से। कईयों का कल्याण हो जाता है पर कईयों को तकलीफ भी होती है। मेरा विश्लेषण यह है कि विषुवत रेखा पर षडग्रही योग और सीस्मिक बेल्ट उत्तरी अक्षांशों में, यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र इन 2 रेखाओं के बीच में। तो कौन से क्षेत्र होंगे जहां भूकंप की संभावना ज्यादा हो सकती है? मध्य भारत से लेकर उत्तरी अक्षांशों में भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा, केवल भारत में नहीं। ये उत्तरी अक्षांशों में भारत के कुछ क्षेत्रों से सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है, शिवालिक हिल्स का भारत का क्षेत्र है, नेपाल है, चीन भी पे भी प्रभाव होगा, क्योंकि मीन राशि है तो उत्तर दिशा तो चीन है ना, लद्दाख है ये क्षेत्र, है ना। तो चीन में भी तो कहीं ना कहीं बड़ा भूकंप आके बर्बादी तो होगी, सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी और होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विशेष जब ग्रह स्थिति आती है तो घटनाएं भी विशेष होती हैं। इस इरा ऑफ कंजिक्यूटिव अर्थक्वेक्स, हम बहुत सारे भूकंपों के समय में प्रवेश कर रहे हैं। फिर जल क्षेत्र भी प्रभावित है। मेदिनी ज्योतिष में ये जो राशियां हैं मीन मेष, इनका संबंध बंगाल से भी है, बर्मा से भी है, जापान से भी है, दक्षिण चीन सागर से भी है, जो युद्ध क्षेत्र चल रहे हैं उनसे भी संबंध है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? बांग्लादेश, अराकान आर्मी, चीन और ये साउथ चाइना सी, जहां के लिए इन 4 देशों ने संधि कर रखी है, तो कुछ तो होगा। और सूर्य ग्रहण से छत्रों पर असर आता है, शासन परिवर्तन होगा। जिन राशियों में ग्रहण है उनमें बांग्लादेश और सीरिया सीरियसली प्रभावित हैं। मोहम्मद यूनिस जाए, सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका ने, चीन या भारत का ही कब्जा रहेगा। और ये केवल ग्रहण नहीं, षडग्रही योग का भी फल शुरू हो चुका है। कब सीमा क्रॉस हो गई मुझे पता नहीं चला। जिस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता था, जिन ग्रहों को अपने रणनीतिक क्षेत्र बनाना चाहता था, जिसके कारण शेख हसीना चली गई। आपको ये तो पता ही होगा कि जब पिछली टर्म में जब वो जेल में थी, तब मैंने उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी और उन्होंने धन्यवाद भी भिजवाया था। उनके कई रिश्तेदार मुझसे आज भी मिलते हैं। बांग्लादेश से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कई सांसद मेरे को मिले। जब भी वो दरगाह में अजमेर जाते हैं, मेरे से आके उनसे नियमित मिलना है। उनकी भतीजी हिंदुस्तान में ही रहती हैं, उनके कजिन भी हिंदुस्तान बहुत आते जाते रहते हैं। तो क्या शेख हसीना वापस लौटेंगी? तो मैं शेख हसीना के बारे में इतना दावे से नहीं कहता कि कब लौटेंगी, कैसे लौटेंगी, क्योंकि चुनाव होने लाजमी और मोहम्मद यूनिस को जितना उन्होंने कल्पना कर रखे सब खंडित हो जाएंगी, उनको जाना ही पड़ेगा। मैं भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध नहीं देख रहा, पर अराकान आर्मी को लेकर पूरे विश्व की निगाहें अराकान आर्मी पर हो गई हैं कि चीन समर्थित है या भारत समर्थित है। कोई से भी समर्थन से हो,
सेंट मार्टिन तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की नौकाओं को उन्होंने अंदर घुसना बंद कर दिया। क्या हम इसका अर्थ लेंगे? सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर भारत और अमेरिकन सरकार से सीधे विवाद में आ गए हैं। ट्रंप बेशक भारत को पसंद करता हो या मोदी को पसंद करता हो, तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का हम समर्थन करेंगे, और हम कुछ लोगों को पसंद नहीं कर रहे, युद्ध वो पसंद नहीं कर रहे, वो शांति चाहते हैं। पर सेंट मार्टिन को लेकर तनाव तो दोनों देशों के बीच में रहेगा और स्ट्रेटेजिकल नेगोशिएशंस होने लाजमी। एक ये डर हो गया अमेरिका को, कई ऐसे मैटर्स हो गए जिनमें भारत, चीन और रूस करीब आ रहे हैं। तो ये तो अब षड्ग्रही योग पर आता। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो चाइना में एक नया वायरस एक्टिवेट हुआ है और बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ संक्रमित हो रहे हैं। जब 19 में ये जब कोरोना का वायरस पैदा हो रहा था तब उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, लेकिन क्या, और चूंकि ग्रह भी उस वक्त इसी तरीके की पोजीशन में थे, तो क्या अब वापस से इस तरीके का कोई वायरस सक्रिय होकर लोगों की जान का ग्राहक बन सकता है? कोरोना श्रेणी के जो वायरस हैं, दसियों हजार साल से उनका अस्तित्व मानव को पता है, पर वो म्यूटेशन करके अपना रूपांतरण करते रहते हैं। जैसे बड़े जीवों का विकास हुआ, ऐसे वायरस भी अपना विकास करते रहते हैं। अयोनिजा उत्पत्ति हैं। दे डोंट रिक्वायर सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसलिए वो मिलियंस बढ़ते हैं। एक सुई की नोक पर इतना कोरोना वायरस हो जाते हैं संख्या में, पृथ्वी के चक्कर लगा लें अगर श्रृंखला बनाई जाए तो। अब क्या है कि मानव, चाहे अमेरिका के, चाहे भारत के वैज्ञानिक है, चाहे चीन के वैज्ञानिक हैं, ये तीन ही देश हैं। ये जो कोरोना था इस पर रिसर्च भारत, अमेरिका और चीन कर रहे थे पहले। भारत की एक जगह पर जहाँ पर चमगादड़ बहुत होते हैं, उनकी जिज्ञासा ये थी कि कोरोना होने के बाद भी चमगादड़ इतने अधिक समय तक रेजिस्टेंस क्यों ऑफर कर पाता है और मनुष्य नहीं कर पा रहा। क्यों उनके गले में वो खराश नहीं आती जो कोरोना यहाँ जाके बैठ जाता था। बाद में वो रिसर्च बंद हो गई, अमेरिकन फंडेड थी, बाद में चीन के अभियान में चली गई और वहाँ से वो लीक आउट हुई। अब ये लेबोरेटरी में नए नए वायरस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो म्यूटेट कराते हैं, उनके जीन्स में परिवर्तन कराते हैं और एक नई कैटेगरी उत्पन्न हो जाती है। आपका शक सही है। अगली बार जो महायुद्ध होंगे उनमें परमाणु बम से पहले तो बहुत सारे जीवाणु बम चल जाएंगे, केमिकल वार होंगे, गैस वार होंगे, साउंड वेव से होंगे। अभी इजराइल ने एक बम विस्फोट किया सीरिया में। उन्होंने 3.1 या 2 श्रेणी की भूकंप की तीव्रता उत्पन्न करी। तो युद्धों का स्वरूप बदल जाएगा। ये लोग परमाणु बम में लगे हुए, चीन ने, अमेरिका ने, भारत ने जाने क्या क्या कर लिया है। भारत की बातें खुल के अभी आई नहीं है, आप जानते हैं, सॉरी, पर ये लेबोरेटरी में सब चलता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि 2025 में ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई परीक्षण बाहर निकल कर आ जाएगा और उसका भेद खुल जाएगा और थोड़ी बहुत कैजुअलिटी भी होगी। अब नववर्ष को लेके आते हैं। षड्ग्रही योग के और क्या परिणाम होंगे वो 2 मिनट बता दो, फिर मैं नए वर्ष पर भी आ जाता हूँ। केवल बृहस्पति को छोड़कर सारे ग्रह एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में है। मंगल चतुर्दशम है 6 ग्रहों से, और उधर केतु भी, केवल गुरु बाहर रहते हैं। तो षड्ग्रही योग नहीं है, ये 8 ग्रहों का एक दूसरे पर प्रभाव है, इसलिए घटनाएं बढ़ेंगी। ट्रंप के लाख चाहने पर भी युद्ध बने रहेंगे, युद्ध क्षेत्र बदल जाएंगे। भारत बांग्लादेश के बीच में युद्ध की कोई संभावना नहीं है, परंतु छद्म युद्ध चलते रहेंगे। बांग्लादेश और बंगाल की सीमाओं पर बड़ी हरकतें आएंगी।
म्यांमार क्षेत्र में भी बड़ी हरकतें आएंगी। सत्ता संतुलन म्यांमार में भी परिवर्तन होगा, पाकिस्तान में भी परिवर्तन होगा, ईरान में भी परिवर्तन होगा, सीरिया में हो ही गया पर वहाँ और कोशिश चलती रहेगी, और इन देशों में ये सब चल रहा है। और यूरोप के भी एक दो देशों में भयानक कोशिश चल रही है सत्ता परिवर्तन की। षटग्रही योग का प्रभाव मई जून तक देखने में आ जाएगा, जब तक दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा। क्या भारत में भी ऐसे प्रयास होंगे? सदा से होते रहे, सदा से होते रहे। हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया है, प्रमाण आ गए हैं। नरेंद्र मोदी के जनपत्रिका शक्तिशाली है, अमित शाह की जनपत्रिका शक्तिशाली है, राजनाथ सिंह जी की जनपत्रिका शक्तिशाली है, भारतीय जनता पार्टी भी स्कॉर्पियो की है। अब स्कॉर्पियो जो हैं उसके पांचों भाव में ये षटग्रही योग जिसको आप कह रहे वो आएंगे, तो पांचों भाव में रह के 11 भाव को देखेंगे। एक तो इनकी जनपत्रिकाओं की ताकत से धनार्जन बहुत होगा देश का और व्यक्ति का, और स्कॉर्पियंस का 2025 कुल मिला के अच्छा बताया जा रहा है। चल लग्न स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक और या राशि, बिच्छू को आप जानते हैं, पीछे से डंक मारता है ना? एक बड़े से काले से बिच्छू की कल्पना करो, जिसके आगे तो फॉर्क है पर डंक पीछे से मारता है। तो स्कॉर्पियंस की पहचान यही है कि वो कुशल कूटनीतिज्ञ होते हैं, प्रत्यक्ष वार नहीं करते और पीछे से वार करते हैं। बिच्छू को आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिए। उनका किया हुआ बाद में पता चलता है। इस समय भारत प्रशासन स्कॉर्पियंस ही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अनुराधा नक्षत्र के उसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। स्कॉर्पियन होने का मतलब ये है कि अगर उसका नीच भंग हो गया तो अपने फील्ड में सबसे प्रमुख हो जाएगा, देश में, समाज में, शहर में, राष्ट्र में। और वो तो संसार में हो गए। 20-20 तो अवार्ड ले लिए नरेंद्र मोदी ने। एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेके मैं, भारत वृषभ लग्न की जनपत्रिका है भारत की वर्ष लग्न सिंह की। अब मैं आपको संवत पर आ रहा हूं। संवत 2081 जा रहा है और 30 मार्च के दिन ही संवत 2082 आ जाएगा। मैं समस्त भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं उस दिन दीप जलाएं, सेलिब्रेशन करें, नववर्ष की बधाइयां दें, अपने मोबाइल से कम 100 लोगों को बधाई के संदेश भेजें और बतावें कि हम अंग्रेजी संवत से ज्यादा पुराने हैं, अधिक वैज्ञानिक हैं और वैदिक धर्म और ज्योतिष के अनुरूप हैं, और हमारी समस्त गणनाएं आज भी उसी पर आधारित हैं। मैं तो करूंगा, आप भी करिए। दुनिया को लगे कि विक्रम संवत साधारण नहीं, सम्राट विक्रमादित्य की देन है और उनके नाम से है और अधिक वैज्ञानिक है, खगोल शास्त्र पर आधारित है। तो नव संवत की जो वर्ष लग्न सिंह है, और उस नक्षत्र में उस समय जब संवत लगेगा 6 ग्रह नहीं 5 ही ग्रह रहेंगे, पर रहेंगे भारत की कुंडली के 8वें भाव में। दूसरे भाव को देखेंगे, धनार्जन तो होगा, इकोनॉमी तो बढ़ेगी, परंतु घटनाओं की बहुलता है। बहुत घटनाएं आएंगी देश में, विस्फोट, आगजनी, घात प्रतिघात, शस्त्र उठाकर कई समूह एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। उच्च कोटि के षड्यंत्र, दरबारी षड्यंत्र, एक तो बड़े राजनीतिज्ञों की अकाल मृत्यु, बहुत बड़े लोगों की, कई बड़ी संस्थाओं का अवसान और नई संस्थाओं का आगमन। इसी साल में और बहुत सारे एनजीओ बंद हो जाएंगे या प्रोसिक्यूशन होगा उनका। और कम से कम देश विरोधी कम से कम 50,000 लोगों की गिरफ्तारी।
रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके जो भविष्यवाणी तो ये है, अब मैं तर्क भी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी घरों में घरेलू नौकर महंगे होने वाले हैं। गिरफ्तार कम को करेंगे, भागेंगे ज़्यादा। पहले दौर में अगले 3 महीनों में इस राज्य से निकल के दूसरे राज्य चले जाएंगे, पर चूंकि सभी राज्यों में सक्रिय हो गई हैं शासन व्यवस्था, तो बांग्लादेश की और भगदड़ देखने को मिलेगी। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कब आएगा? जब बृहस्पति और शक्तिशाली हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब मिथुन में आएंगे। मिथुन में आएंगे 1 मई को। अतिचारी होंगे कुछ महीनों के लिए, 8 वर्ष तक अतिचारी होते रहेंगे, मतलब सामान्य से 3 गुना गति। और जब बृहस्पति अतिचार करते हैं तो विशेष घटनाएं जन्म लेती हैं। मिथुन राशि है प्रभाव राशि अमेरिका की। अमेरिका की राशि में बृहस्पति का आना अमेरिका को विशेष फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ट्रंप मार्च महीने के बाद और मई के बीच में दनादन बड़े फैसले लेंगे और भारत को प्रभावित करेंगे। इधर भारत में मिथुन राशि दूसरे भाव में है और दशम भाव को देख रहे तो शासन और शक्तिशाली हो जाएगा। जितने सरकार को हटाने की कोशिश करेंगे अंदरी और बाहरी तत्व, मोदी उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। इसलिए ये जो ड्रामा चल रहा है बिहार में है, सभी सब बेकार चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी और भारत सरकार शक्तिशाली रहेंगी और भी शक्तिशाली कब हो जाएंगे? 18 मई के बाद, जब राहु मीन से कुंभ राशि में आएंगे, भारत की दशम भाव में, भारत की जनपत्रिका के दशम भाव में, और तमाम स्कॉर्पियंस के 4th हाउस में। अब एक ज्योतिषी गणना बता रहा हूं मैं आपको। नरेंद्र मोदी के 4थे भाव में शनि रह के ढैया कर रहे हैं, तो ढैया का नुकसान है कि उनके खिलाफ अपार षड्यंत्र हैं और उनके शनि जन्म राशि से 6ठे भाव को देखकर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। जब वो मीन में सरक जाएंगे शनि तो शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा। उसकी पूर्ति कैसे देखते हैं आप? उसकी पूर्ति ऐसे होगी, जब राहु केतु लग्न से या राशि से 4थे आएंगे तो 4थे भाव में राहु आ जाएंगे और दशम भाव में केतु हो जाएंगे। केतु की दृष्टि पुनः 6ठे भाव में, यानी 1-2 महीने के अंतर से ही केतु वही काम करेंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे जो शनि कर रहे थे अब तक। पर केतु काट देने में यकीन करते हैं, शनि धैर्य से देखते हैं। शनि राजधर्म का पालन करने की इच्छा कराते हैं, केतु नहीं कराता। इसलिए आकस्मिक घटनाएं, पकड़ा पकड़ी, बदला बदली, रिवेंजफुल एटीट्यूड, अधीनस्थों को थोड़ी अधिक छूट, ये सब आपको देखने को मिलेगी जब राहु कुंभ में आ जाएंगे और लियो में केतु आ जाएंगे। तो ये बात हुई। अब आपका सवाल था ग्रहों में परिवर्तन होंगे। देखिए, शनि मीन में आ जाएंगे, मई में बृहस्पति राशि बदल लेंगे, राहु केतु भी मई में बदल लेंगे, मंगल भी फिर राशि बदलेंगे, और सितंबर के बाद बृहस्पति जब नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, कर्क में भी जाएंगे बृहस्पति। कर्क में जाके मतलब मिथुन में जाके अतिचारी होंगे और कर्क में जाके फिर वापस लौटेंगे। तो इस तरह का राशि परिवर्तन, राशि में आना जाना भी बृहस्पति का ऐसा नहीं प्रभाव बढ़ाता है। कोई भी ग्रह जब तेज चाल से चलता है तो अपने प्रभावित क्षेत्रों पर अपना असर खत्म कर देता है, वापस ले लेता है। तेज गति का हवाई जहाज जा रहा है तो उनका असर गांव में दिखता ही नहीं, उनका कौन आया और कौन चला गया, ऐसे ही बृहस्पति करेंगे। परंतु जिनकी जन्मपत्रिका में मिथुन राशि और धनु राशि विशेष भावों में है, उन पर असर आएगा। तो जैसे किसी की मिथुन राशि 3रे भाव में है, मेष लग्न के, तो उनके भाग्य भाव को देखेंगे बृहस्पति। फिर कर्क में आके भी दशम भाव को देखेंगे, तो कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा होगा। मेरे को ये कहना है कि अमेरिका में भी जो अंदरूनी वार है, भेद, रंग भेद, क्लास वार और टेररिज्म के खिलाफ सहन शक्ति का समाप्त हो जाना, ये घटनाएं बहुत तेज गति से आएंगी और इनका असर आपको दिवाली का असर के आसपास बहुत तेजी से दिखेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई रक्षा संधि होने वाली थी हवाई जहाजों को लेकर। फ्रांस का वो ऑर्डर
अमेरिका ने छीन लिया। इंडिया ने तुरंत फ्रांस को कुछ हवाई जहाज़ों को ऑर्डर दे दिया। फ्रांस में और अमेरिका में एक तरह का शीत युद्ध है जो बहुत ज़्यादा है। यूरोपीय संघ में अगर कभी टूट होगी तो फ्रांस उसमें भूमिका निभाएगा। ये युद्ध 2025 में बहुत अधिक उभर कर सामने आ जाएगा। भारत का जो नेक्स्ट एलाई है हथियारों के मामले में, अमेरिका के अलावा फ्रांस सबसे बड़ा है, जर्मनी ढुलमुल है। इसलिए तमाम यूरोपीय संधियां, चाहे वो नाटो के अंतर्गत रहते हुए हो चाहे बाहर हो, उसमें फ्रांस की भूमिका प्रथम होती चली जाएगी। इसलिए अमेरिका से और फ्रांस से भारत और रूस से बराबर का फायदा उठाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। आप पाकिस्तान का नहीं पूछना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़े षड्यंत्र कुंभ राशि में जब राहु आएंगे तब। मैंने बहुत पहले मेरी मैगजीन ज्योतिष मंथन में भविष्यवाणी की थी कि कुंभ राशि में रहते हुए पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी और विघटन की स्थितियां आ जाएंगी। पर कूटनीतिक जो निर्णय हैं, जैसे भारत पीओके को कहता तो है पर मिलाने में संकोच कर रहा है। बलूचिस्तान बहुत दूर है, इनके हवाई जहाज जाएं कैसे? इन्होंने तालिबान को लगा दिया धार पे। तो कुंभ में मई 25 से लेकर दिसंबर 26 तक राहु रहेंगे। इसलिए तमाम तरह के जितने की भी षड्यंत्र हैं भारत सरकार, भारत में रहने वाले विद्रोहियों के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, वो कुंभ राशि के राहु में आएंगे। और राहु क्षेत्राधिकार बदलने में बहुत मास्टर है। किसी देश का नक्शा बदलना हो, चाहे भारत का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे पीओके का, चाहे बलूचिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, सबसे बड़ा जो कूटनीतिक कौशल है कुंभ राशि के राहु में आएंगे मई 2025 से लेके दिसंबर 2026 के बीच में। एक दो बातें जो रह गई हैं वो मैं और बता देता हूं। आर्द्रा प्रवेश लगन अच्छी है। रोहिणी का वास संधि में है और रोहिणी इस बार जाएंगी वैश्य के घर। वैश्य के घर का मतलब वैश्य लाभ कमाएगा। तो खंड वृष्टि तो होगी, यहाँ हुई और यहाँ नहीं हुई। यहाँ नहीं हुई, यहाँ भाव बढ़ गए। वैश्य वहाँ का माल, यहाँ का माल लाके वहाँ बेचेगा। वैश्य के घर तब जाती है लक्ष्मी जी या रोहिणी जब खंड वृष्टि हो। जब समुद्र में हो रोहिणी या तट पर हो तो वैश्य को इतना लाभ नहीं होता जितना संधि में रहने पर होता है। तो इसका मतलब कहीं तो अतिवृष्टि होगी, कहीं कम होगी, तो वैश्य को उससे लाभ होगा। इसलिए सारे आड़त के व्यापारियों को संवत 2082 में बहुत बड़ा लाभ होगा और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जहां भाव परिवर्तन से फर्क पड़ेगा, सरकार को बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन माल की ढुलाई के करना पड़ेगा, बहुत सारे वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे। इसलिए सरकारी खजाने से, सरकारी स्टॉक से एमएसपी पर बहुत बड़ी खरीद भारत सरकार को करनी पड़ेगी और उन क्षेत्रों में सप्लाई देनी पड़ेगी जहां जहां खंड वृष्टि का असर दिखने को मिल रहा है। अब मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूँ, टेक्निकल है पर मैं इतने सरल शब्दों में कहूँगा कि सब समझ जाएंगे। ये ग्रहण वरुण मंडल में पड़ रहा है। वरुण का अर्थ है जल, जल के देवता है वरुण। इन षड्ग्रही योग का और ग्रहण का असर जल क्षेत्रों पर अत्यधिक पड़ेगा। भारत की जल सेना का, नौसेना का मूवमेंट बहुत तेज हो जाने वाला है। नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ाई जाने वाली है, निर्माण से भी और खरीद से भी। तीसरा, नौसेना के पास बहुत अधिक होने के बाद, कम होने के बाद भी, बहुत अधिक नहीं होने के बाद भी अरब सागर में भारत का प्रभुत्व सबसे ज्यादा हो। भारत की नौसेना को सोमालिया के लुटेरों को उनके दड़बे में पहुंचाने के लिए विशेष कार्यवाही की दिख रही है मुझे, आएगी।
उधर भारतीय जल सेना बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय हो जाएगी, एक दो नए द्वीप तलाश करेगी और निश्चित है कि 3 देशों का सत्ता संघर्ष सेंट मार्टिन पर भी पड़ेगा, जिसमें अमेरिका, चीन और भारत है। नॉट ओनली दिस, साउथ चाइना सी में भी विशेष गतिविधि मैं देख रहा हूँ, जिसमें क्वाड जो देश हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनको मजबूर होके क्वाड में कुछ करना पड़ेगा। रूस भरसक रोकने की कोशिश करेगा, परंतु देश मानेंगे नहीं। और जो मुझे दिख रहा है कि इधर तो भारत से पींगे बढ़ा रहा है चाइना, और उधर ताइवान को तंग करने की ज़्यादा कोशिश करेगा। जल क्षेत्रों में द्वीपों पर गतिविधियां बढ़ जाएंगी। भारत नए द्वीप विकसित करेगा, द्वीपों पर टूरिज्म विकसित करेगा और अपनी सेनाओं को पोस्ट करेगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि 2025 में भारतीय नौसेना के लिए स्वर्णकाल आएगा। बहुत बड़ा बजट इसके लिए मंजूर किया जाएगा और पनडुब्बियां और छोटे जहाज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो ये मोटे मोटे है। उसमें मुझे खाली जो सबसे ज़्यादा चिंता है, जो भारतीय नौसेना की छाप आएगी, या तो यमन और हूती और इनके लिए सोमालिया की तरफ आएगी, या कूर्म चक्र में जो उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र हैं, वो कूर्म की दक्षिण बाहु बंगाल क्षेत्र ही है। इसलिए जो असली संघर्ष है वो बांग्लादेश में बंगालियों को वापस भेजने का आएगा। वो बहुत बड़ी एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में आने वाली है। इसका असर वहाँ के लोकल शासन पर पड़ेगा। ये थी वर्ष 2025 की भविष्यवाणियाँ, ग्रहणों पर विचार, षडग्रही योग पर विचार और नव आने वाले जो सनातन नव वर्ष के बारे में आदरणीय सतीश शर्मा जी ने कोई खुलासा किया, पर उनके प्रभाव बताए। आप सब दर्शकों से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।